आज हमें पढ़ना है द्रव के गुणधर्म के अंतर्गत श्यानता। तो श्यानता क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि ठोसों में घर्षण बल लगता है। ठोस मतलब कोई दो वस्तुएं हैं और उनकी संपर्क सतह, यदि वस्तु गति इस दिशा में कर रही है, ऊपर वाली वस्तु एक, वस्तु सेकंड, तो घर्षण बल क्या करता है? गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयत्न करती है तो दोनों वस्तुओं की संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले गति विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार ये होता है काय में? ठोस में, सॉलिड में। ठोस में जो कहलाता था घर्षण बल, वो ही घर्षण बल द्रव में क्या कहलाने लगता है? श्यान बल कहलाने लगता है। तो श्यान बल की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस प्रकार ठोसों में होता है वैसे ही द्रव में। तो क्या है? देखें, द्रव है, द्रव की कई सतहें होती हैं या लेयर, परतें होती हैं। द्रव की कई परत, 1 2 3 जैसे। तो यदि एक परत गति कर रही हो आगे की ओर तो दो परतें माने कई होती हैं, कई तो अपन एक या दो से समझें। तो कई सतह होंगी, कई लेयर होंगी। तो यदि द्रव आगे की ओर गति कर रहा हो तो द्रव की दो सतहों के बीच में लगने वाले गति विरोधी बल, जैसे ठोसों में घर्षण बल कहलाता था, वो ये गति विरोधी बल क्या कहलाता है? श्यान बल, विस्कस फोर्स कहलाता है। तो द्रव की किन्हीं भी दो सतहों के मध्य, परतों के मध्य लगने वाले गति विरोधी बल, यानी गति के विपरीत दिशा में लगे, तो गति विरोधी बल को क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। ठीक है। और द्रव के इस गुण को क्या कहेंगे? कि गति का विरोध हो रहा है, श्यानता। जैसे वहाँ कहलाता है घर्षण और बल, यहाँ कहलाएगा द्रव में श्यान बल। ठीक है। तो ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है? सबसे पहले बताया था न्यूटन ने। तो न्यूटन के अनुसार श्यान बल कितना होता है? श्यान बल को F से शो करें या श्यान बल ही लिख दें F। तो सबसे पहले संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। यदि क्षेत्रफल ज़्यादा है दो वस्तुओं का तो ज़्यादा गति विरोधी बल लगेगा, यदि कम क्षेत्रफल है तो कम लगेगा। तो सबसे पहले संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर एक के समानुपात, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा श्यान बल ज़्यादा होगा, और यदि कम है तो कम होगा, पहला। दूसरा, श्यान बल काय पर निर्भर करता है? हमें ये पता है द्रव की ऊपर वाली सतह का वेग अधिक होगा और नीचे वाली सतहों का वेग कम होगा। क्यों? क्योंकि गति विरोधी बल ऊपर कम होगा, क्योंकि ऊपर सतह नहीं है कोई द्रव की, तो गति का विरोध कम होगा तो वेग ज़्यादा होगा। नीचे क्या होगा? ऊपर इस वाली सतह पर इसका बल, गति विरोधी बल होगा, इस पर इस दोनों के कारण गति विरोधी बल होगा, तो वेग नीचे कम होता है, ऊपर ज़्यादा होता है। मतलब द्रव का वेग दूरी के साथ साथ बदलता रहता है। नीचे कम होता है वेग, या यहाँ के सबसे निचली वाली सतह पर वेग 0 होता है, ऊपर अधिक होता है। ठीक है। तो दूरी के साथ साथ वेग का बदलना कहलाता है वेग प्रवणता। क्या कहलाता है? वेग प्रवणता। मतलब वेग बदला दूरी के साथ साथ वेग में बदलना। दूरी यदि x माने और वेग मान लें v, तो बदले को डेल्टा से प्रदर्शित कर सकते हैं, वेग प्रवणता। तो दूरी के साथ साथ वेग का बदलना या वेग में कमी होना, नीचे की ओर वेग में कमी होती है, ऊपर वृद्धि होती है। तो वेग बदल रहा है मतलब श्यान बल लग रहा है। इन दो कारकों पर निर्भर करता है। इन दोनों को कम्बाइन कर दें तो a dv/dx आ जाएगा। एक नियतांक आ जाता है, ये श्यानता पढ़ रहे हैं तो एक नियतांक आ जाता है जिसे ईटा कहते हैं। ईटा जो क्या कहलाता है? श्यानता गुणांक कहलाता है। श्यानता गुणांक a dv/dx। और बल है तो न्यूटन हो गई। तो न्यूटन ने बताया था कि श्यान बल किन कारकों पर निर्भर करता है। ये क्या है? गुणांक है। जहाँ ईटा एक गुणांक है जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं। तो ईटा शब्द एक नया आ गया कि द्रव की परतों के बीच में जो गति विरोधी बल होगा उसका मान कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो कहलाती है श्यानता गुणांक। जैसे पानी का कम होता है, जो पदार्थ जितना गाढ़ा होगा उतनी गति का विरोध होता है।
शहद, ग्लिसरीन ये कम बहते हैं, मतलब इनमें गति का अवरोध ज़्यादा होता है किन्हीं भी दो परतों के बीच में, मतलब उसका श्यानता गुणांक गाढ़े पदार्थ का अधिक होगा और पतले पदार्थ का कम होगा। जैसे पानी का कम है, शहद, ग्लिसरीन इनका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो न्यूटन ने श्यान बल के बारे में ये कहा था। उसी प्रकार स्टोक ने क्या कहा था श्यानता के बारे में? स्टोक ने ये बताया था, स्टोक की प्रमेय इन्होंने अब ये वेग प्रवणता ना लेके इन्होंने क्या कहा कि यदि कोई वस्तु, वो भी मान ली गोलाकार, ताकि त्रिज्या मिल जाए, किसी गोलाकार वस्तु को द्रव में फेंका जाए, द्रव कितना होगा? बहुत अधिक भरा है, मतलब अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार वाले द्रव में फेंका जाए। उस द्रव एक ही टाइप का है, मतलब समांगी, एक समान भरा है। तो किसी गोलाकार वस्तु को अनंत विस्तार वाले समांगी द्रव में फेंका जाए तो क्या होगा? तो द्रव द्वारा कौन सा बल लगता है? श्यान बल। तो द्रव द्वारा लगने वाला श्यान बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो श्यान बल किन कारकों पर निर्भर कर देगा? पहला, जो गोलाकार वस्तु आ रही है, गोलाकार वस्तु, तो उसकी त्रिज्या होगी, और गति कर रही तो वेग होगा, वेग भी मान लें, गोलाकार वस्तु त्रिज्या r मान लें। ठीक है, तो अब किसी वस्तु को इसमें फेंका जाए, उसके आधार पर इन्होंने बताया। तो श्यान बल द्रव की परतों के बीच में लगेगा किस पर? गोलाकार वस्तु पर, ताकि ये इसमें आ ना पाए। गति का विरोध तभी तो कहलाएगा। तो श्यान बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, गोलाकार वस्तु के आकार पर। यदि आकार कम है तो यह वस्तु जल्दी डूब जाएगी, आकार बड़ा है तो ये डूब नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या है? द्रव की किन्हीं भी दो परतों के बीच में लगने वाला श्यान बल लगेगा और वो गति का विरोध करेगा, अंदर नहीं आने देगा, मतलब आकार पर निर्भर कर रही है। तो गोलाकार वस्तु की आकार मतलब त्रिज्या, गोलाकार वस्तु की त्रिज्या के समानुपाती होगा आर के। आकार ज़्यादा होगा तो गति का विरोध ज़्यादा होगा, मतलब इसमें गति नहीं कर पाएगी, पहला। दूसरा, श्यान बल किस पर निर्भर करेगा? त्रिज्या के हो गए। अब देखें, यदि वेग ज़्यादा है, मतलब क्रिया बल परत पर द्रव पर लगाएगी तो प्रतिक्रिया बल भी अधिक होगा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। वेग अधिक है तो प्रतिक्रिया अधिक होगा, प्रतिक्रिया वो लगता है ऊपर, तो ये गति का विरोध करेगा, अंदर नहीं आने देगा। तो गोलाकार वस्तु के वेग पर भी निर्भर करेगा, समानुपाती। गोलाकार वस्तु का वेग अधिक है, क्रिया अधिक है तो प्रतिक्रिया अधिक होगी, प्रतिक्रिया मतलब गति का विरोध होना। ठीक है। तीसरा, द्रव है तो श्यान कोई पदार्थ है तो उसका श्यानता गुणांक होगा, जैसे पानी है तो कम होगा ईटा श्यानता गुणांक, और गाढ़ा पदार्थ है तो ज़्यादा होगा। तो कोई पदार्थ है तो श्यान बल का संबंध श्यानता गुणांक से है ही, जैसे न्यूटन ने बताया था समानुपाती ईटा आता था, तो बल से संबंध ईटा से समानुपाती होते ही है। तो इन्होंने भी वो समानुपाती कहा ही, तो कहा क्या है कि द्रव के श्यानता गुणांक के समानुपाती, श्यानता गुणांक है जो ईटा उसके समानुपाती। तो श्यान बल को एफ से शो करें यदि, तो एफ समानुपाती ईटा आर और भी, ये हो जाता है उपयुक्त तीनों से स्टोक के अनुसार। तो एक नियतांक आएगा के ईटा आर भी, और के का मान यहाँ होता है 6 पाई, ये याद रखना पड़ेगा। जहाँ के नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई। ठीक है, 6 पाई ईटा आर भी। तो स्टोक ने बताया था इतना बल लगता है, इतने न्यूटन का बल, तो स्टोक के अनुसार है। तो याद कैसे रखेंगे? स्टोक का संबंध हिट से है, हिट होती है बॉल, तो बॉल गोलाकार वस्तु, लेकिन ये है श्यानता से संबंधित, मतलब द्रव होना चाहिए, तभी तो श्यान बल समानुपाती आएगा। ठीक है, तो श्यानता के संबंध में दो ये देख लिए, एक पढ़ लिया हमने कौन सा, स्टोक ने क्या बताया, दूसरा पहले पढ़ा था न्यूटन ने क्या बताया, तो ये दो बता दिए। इसी प्रकार द्रवों से संबंधित एक प्रमेय और है,
उसमें क्या कहा गया है कि जो द्रव है, द्रव की ही विशेषताएं हैं। तो उसमें क्या कहा गया, द्रव गति कर रहा है, कोई नली में द्रव गति कर रहा है, जैसे नली है, इसमें द्रव भरा हुआ है, स्याही माने, वो कहलाती है रेनॉल्ड की प्रमेय, द्रवों से संबंधित है। तो कौन सी प्रमेय, रेनॉल्ड की प्रमेय। तो इन्होंने ये बताया कि इसमें द्रव बह रहा है तो किस टाइप से बहेगा। ठीक है, तो द्रव का प्रवाह के अंतर्गत है द्रव का प्रवाह है। तो थोड़ा ये सुन लें ताकि प्रमेय समझ में आ जाए। द्रवों का प्रवाह, तो द्रवों का प्रवाह दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है द्रव सीधी सरल रेखा में गमन करे, इसे कहते हैं धारा रेखीय, धारा रेखीय प्रवाह है द्रवों का, फ्लो, स्ट्रीमली फ्लो। तो धारा रेखी प्रवाह क्या कहलाएगा, द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें पीछे वाले कण आगे वाले कण के पथ का अनुसरण करें, मतलब उसके आगे, उस जैसे आगे की ओर बढ़ते जाए, तो धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। और विक्षुब्ध प्रवाह क्या होगा, ये जो पीछे वाले कण हैं इसके पथ का अनुसरण नहीं कर रहे, आगे पहुंच जाए, पीछे पहुंच जाए, बाजू में कहीं भी पहुंच जाए, तो वो कहलाएगा विक्षुब्ध प्रवाह है। धारा रेखी का उल्टा होता है विक्षुब्ध, यानी सीध में ना चले। तो धारा रेखी क्या है, द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें पीछे वाले कण आगे वाले कण के पथ का अनुसरण करें, तो धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। तो रेनॉल्ड ने क्या बताया था, पेन चलना चाहिए, तो कैसा चले पेन, अच्छा धारा रेखीय, तिरछा विरछा नहीं, धारा रेखीय। ठीक है, तो रेनॉल्ड की प्रमेय धारा रेखी प्रवाह से संबंधित है। तो ऐसा वेग, द्रव का ऐसा वेग जिसमें, द्रव का प्रवाह कैसा रहे, धारा रेखी रहे, तो वह वेग कौन सा क्या कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है, क्रांतिक वेग। ठीक, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। तो द्रव का प्रवाह कैसा रहे, धारा रेखी है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, कौन सा वेग, क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि द्रव अच्छा चले, मतलब धारा रेखी चले, एक समान चले, तो उसके लिए कौन सा वेग होना चाहिए, क्रांतिक वेग। तो इन्होंने बताया कि यदि कोई द्रव या आदर्श द्रव किसी नली में, पतली नली में भरा हो या प्रवाहित हो रहा हो, पतली होगी तो खोखली तो होगी ही। तो रेनॉल्ड की प्रमेय के अनुसार यदि कोई आदर्श द्रव अच्छे से अच्छा आदर्श द्रव क्या होता है, जो श्यान बल ना लगे जिसमें, और जिसे कंप्रेस ना किया जा सके, संपीड ना किया जा सके, दबाया ना जा सके, तो ऐसा द्रव या आदर्श द्रव, जो कौन सा आदर्श द्रव कहलाता है, जिसमें संपीड्यता का गुण ना हो और श्यान बल ना लगे, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आदर्श द्रव की बात की इन्होंने, तो आदर्श द्रव है जो किसी खोखली नली में बह रहा हो, तो द्रव का कौन सा वेग, क्रांतिक वेग। तो द्रव का क्रांतिक वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है, इन्होंने ये बताया, क्रांतिक वेग जैसे VC से प्रदर्शित किया। तो पहला किन कारकों पर निर्भर करेगा, नली की त्रिज्या, जिस नली में भरा हुआ है उसकी रेडियस या व्यास की, तो त्रिज्या मान लें, त्रिज्या R, या व्यास भी मान सकते थे। ठीक है, तो त्रिज्या यदि ज़्यादा होगी तो हम जानते हैं कि पेन अच्छा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ज़्यादा आकार में भरी रहेगी तो क्या होगा, जैसे पेन हम देखें तो पेन की रिफिल पतली से पतली होती है, यदि मोटी रिफिल भी है यदि, तो आगे और पतली होती है, फिर और पेन वो जहाँ पेन लगी रहती है वो और पतली होती है। तो इस आधार पर इन्होंने बताया कि आकार कम होना चाहिए, पेन के अंदर रिफिल होती है, पेन पूरा रिफिल का काम नहीं करता, अंदर पतली होनी चाहिए, मतलब त्रिज्या कम होनी चाहिए। तो पहला, त्रिज्या कम होगी तो पेन अच्छा चलेगा, क्रांतिक वेग अच्छा होगा, सही होगा। तो नली की त्रिज्या, जिस नली में भरा है, नली की त्रिज्या कम होनी चाहिए या व्यास कम होना चाहिए, पहला, तो पेन अच्छा चलता है, धारा रेखीय। और हमें देखते ही हैं पेन कितनी भी रिफिल हो, पहले मोटी रिफिल वाला होगा, फिर वो पतली हो जाती है, फिर आखिरी में और पतली हो जाती है, ताकि रेनॉल्ड की प्रमेय लग जाए और क्रांतिक वेग रहे या धारा रेखी प्रवाह रहे। तो नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, कम होगी तो अच्छा चलेगा, ज़्यादा है तो नहीं चलेगा।
दूसरा, क्रांतिक वेग किस कारक पर निर्भर करेगा? VC क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, नली की त्रिज्या पहला हो गया। और क्या होगा? पदार्थ यदि गाढ़ा है, गाढ़ा पेन है तो चलता नहीं है, रुक जाता है, जैसे ठंडों में देखा होगा। गाढ़ा का मतलब क्या होता है? घनत्व का संबंध होता है, घनत्व ज़्यादा है तो गाढ़ा पदार्थ होगा। तो जेल वाला अच्छा चलता, मतलब पतला जिसका घनत्व कम हो, तो घनत्व का पर भी निर्भर करेगा द्रव का घनत्व है। तो उल्टा, गाढ़ा है तो चलता नहीं है सही, मतलब उल्टा हो रहा है, अच्छा पेन नहीं चल रहा, मतलब धारा रेखीय प्रवाह ना होना। तो क्या होगा? द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व, डेंसिटी यदि ज़्यादा है, गाढ़ा है, तो वो चलता नहीं अच्छा, उल्टा हो रहा है। ठीक है। तीसरा, क्रांतिक वेग VC, और द्रव है तो उसका एक गुणांक होता ही है, वो समानुपाती सब में चला, रेनॉल्ड की प्रमेय में भी चला, रेनॉल्ड की प्रमेय में भी चलेगा, क्योंकि स्टोक की प्रमेय में भी चला था और न्यूटन ने भी बताया था। तो क्या होता? द्रव का श्यानता गुणांक। ये श्यानता गुणांक आया कहाँ से? न्यूटन के अनुसार। तो VC समानुपाती ईटा, R और D ये होता है, तीनों को कम मान यदि कर लिया जाए। ठीक है। एक नियतांक आएगा जिसे कहते हैं क्या? K। एक नियतांक जोड़ेंगे जैसे K कहते हैं। K क्या है? रेनॉल्ड गुणांक है, या रेनॉल्ड संख्या। गुणांक मतलब संख्या, रेनॉल्ड संख्या कहते हैं, रेनॉल्ड संख्या। अब इसका महत्व बहुत है। यदि K का मान, यदि K का मान 0 से 1000 के बीच में है, तब तो धारा रेखीय प्रवाह होगा। कैसा होगा? धारा रेखीय प्रवाह होगा। यदि K का मान 1000 से 3000 के बीच में है, तो डाउटेड है कि धारा रेखीय हो सकता है, होगा नहीं, कन्फर्म नहीं है। यदि K का मान 3000 से अधिक है, तो फिर धारा रेखीय रहेगा ही नहीं, विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। ठीक है। तो 3 कारकों पर निर्भर किया द्रव का प्रवाह है। क्रांतिक वेग होना चाहिए, मतलब अच्छा चले, धारा रेखीय। तो उसके लिए नली की त्रिज्या कम होनी चाहिए, इसलिए रिफिल पतली होती है। द्रव का घनत्व कम होना चाहिए, इसलिए जेल वाला अच्छा चलता है, पतला। गाढ़ी स्याही भरने वाला पेन अच्छा नहीं चलता, इसका मतलब ये है। और श्यानता गुणांक तो हमेशा समानुपाती रहा ही है, क्योंकि वो नियतांक है, तो इन कारकों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार द्रव के और भी गुणधर्म होते हैं, जैसे द्रवों में पास्कल की प्रमेय होती है। पास्कल की प्रमेय क्या है? द्रव यदि संतुलन में भरा हुआ है तो द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान एक समान होता है। ठीक है। ऐसे ही पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव देखें क्या होता है? पृष्ठ तनाव जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव नाम से समझ में आ रहा, सतह में होगी कोई टेंशन है। ये कैसे देखा होगा? तो हम जानते हैं, जैसे बच्चों के भी गुब्बारे बनाते हैं सर्फ में डुबा के, तो उसी के आधार पर इन्होंने देखा पृष्ठ में तनाव होगा, एक सर्फ या डिटर्जेंट की एक सतह बन जाती है। तो इसमें देखा कि कोई धागा यदि डाल दिया जाए, धागा यहाँ डाल दे, तो थोड़ी देर बाद वो धागा एक निश्चित आकार में वृत्ताकार टाइप का हो जाता है, मतलब बाहर की ओर एक बल लगता है, एक तनाव बल लगता है। किसके द्वारा? सतह के द्वारा, जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव क्या है? द्रव की प्रत्येक सतह या स्वतंत्र सतह, मतलब ऊपर वाली, सदैव तनाव की स्थिति में रहती है और कम से कम आकार प्राप्त करना चाहती है, जिस गुणों को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है। तो पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बल तो है ही, बल है, लेकिन किस पर लगता है? पूरी एक धागे पर या एक लंबाई पर लगता है। तो यहाँ आ जाता है एकांक लंबाई पर लगने वाले काल्पनिक बल को, या बल को, एकांक लंबाई काल्पनिक है लेकिन बल लग रहा है, जिसे कहलाए पृष्ठ तनाव, टी से शो करते हैं। ये पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही बूंद का आकार गोलाकार होता है। और ये पृष्ठ तनाव किन कारकों पर निर्भर करता है?
कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का गुण अशुद्धि पर निर्भर करता है। यदि द्रव में कोई अशुद्धि मिला दी जाए, द्रव ये है जैसे, तो इसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए दूसरे पदार्थ की, तो क्या होगा, कण दूर दूर हो जाएंगे, तो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का गुण कम हो जाएगा, मतलब पृष्ठ तनाव का मान कैसा हो जाएगा, घट जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का गुण। किसी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए किसी पदार्थ में, जैसे पानी में सर्फ मिला दिया जाए, पानी में टूथपेस्ट मिला दिया जाए, तो कण दूर दूर हो जाएंगे, तो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का गुण घट जाएगा। इसका मतलब क्या है, अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर पहुंचेगा। ठीक है, यही कारण है कि कपड़ों में धोने के लिए पानी में सर्फ मिला दिया जाता है, तो क्या होगा, सर्फ मिलाने से यह गंदगी के अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर पहुंचने लगता है। वैसे ही टूथपेस्ट, पानी में टूथपेस्ट मिला दो, तो टूथपेस्ट मिलाने से पानी में टूथपेस्ट की अशुद्धि मिल जाती है, जिससे पानी दांतों के अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर पहुंचने लगता है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव का गुण घट जाता है। कम से कम क्षेत्रफल पर पहुंचने का गुण था जो पानी का, वो घट गया, इसलिए अधिक से अधिक दांतों के क्षेत्रफल पर पहुंचता है और दांत साफ हो जाते हैं। दूसरा, तापमान पर प्रभाव। यदि द्रव का तापमान बढ़ा दिया जाए, जैसे ऐसे हीट दे दी जाए, तो ये क्या होगा, कण हीट देने पर कण दूर दूर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो पास में रहने का गुण घट जाएगा, तो इसमें भी पृष्ठ तनाव का गुण घट जाता है। कम से कम क्षेत्रफल पर पहुंचने वाला गुण घट जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग ये है, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, ये क्यों, या गर्म चाय स्वादिष्ट लगती है क्यों, तो ठंडी चाय का पृष्ठ तनाव कैसा होता है, अधिक होता है, इसलिए जीभ के कम से कम क्षेत्र पर पहुंचती है, इसलिए स्वादिष्ट नहीं लगती। और तापमान बढ़ा दिया जाए, गर्म होगी चाय, तो द्रव का, मतलब चाय क्या है, द्रव, तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, मतलब कम से कम क्षेत्रफल पर जो पहुंच रही थी उसका गुण घट जाता है, मतलब अधिक क्षेत्रफल पर पहुंचेगी, इसलिए जीभ के अधिक भाग पर पहुंचेगी तो स्वादिष्ट लगती है। इसलिए इसी प्रकार गर्म पानी से कपड़े धोने पर साफ हो जाते हैं, तो वह गंदगी की अधिक से अधिक क्षेत्र पर पहुंचेगा पानी, और सर्फ मिला दें तो अलग बात है, तापमान बढ़ा दें तो भी सफाई होती है। तो ये पृष्ठ तनाव का गुण है। इसी प्रकार द्रवों के अलावा ठोसों का भी एक गुणधर्म होता है। ठोसों का गुणधर्म क्या होता है, उसे कहते हैं प्रत्यास्थता। ये काय का गुण है, ठोस का। प्रत्यास्थता क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, किसी वस्तु पर बल लगाएं तो वस्तु गति करती है, गति कर रही थी बल लगाने से, जिसे हमने बाह्य बल कहा था। अब हमें पढ़ना है प्रत्यास्थता। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ठीक है, इसे खींचते हैं, यानी कि बल लगाएं, अभी तक ये हो रहा था, बल लगाने से वस्तु का आकार नहीं बदल रहा था, सिर्फ गति कर रही थी। अब बल लगाएंगे तो वस्तु का आकार बदल जाएगा। स्प्रिंग थी, स्प्रिंग का आकार बदल गया। ठीक है, तो वह बल जो वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दे, वह कौन सा बल कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। वह बल जो वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दे, विरूपक बल कहलाता है। तो बाह्य बल और विरूपक बल में अंतर है, यहाँ आकार में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, तो उसे विरूपक बल कहा। तो प्रत्यास्थता क्या कहलाती है, विरूपक बल लगता है इस साइड, तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो गया। इतनी स्प्रिंग थी, इतनी बढ़ गई, मतलब इसमें विस्तार कितना हो गया, इतना हो गया, इतनी बढ़ गई। विस्तार को क्या कह सकते, विकृति इतनी आ गई, स्ट्रेन इतनी आ गई विरूपक बल लगाने से। ठीक है, तो प्रत्यास्थता क्या कहलाता है, हमने ये देखें, किसी स्प्रिंग या रबड़ को खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, और छोड़ दें तो अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, पूर्वावस्था में आ जाता है। इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो एक कब होता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, और विरूपक बल हटाएं तो वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, रबड़ या स्प्रिंग उदाहरण के लिए। तो पूर्वावस्था में आने वाले गुण को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। तो इसके संबंध में हुक ने एक नियम दिया था, रॉबर्ट हुक ने, हुक का नियम। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बताया कि जो विकृति है
तो एक बल और होगा जो आकार में परिवर्तन कर दे, विरूपक बल कहलाता है। और विरूपक बल के विपरीत दिशा में बल लगता है जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे कहते हैं प्रतिबल। बल के विपरीत दिशा में कार्य करे प्रतिबल, स्ट्रेस कहते हैं। और ये क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाती है। तो विकृति होती है एक दिशा में, तो उसके विपरीत दिशा में प्रतिबल लगता है। वह बल जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है प्रतिबल कहलाता है। तो इन्होंने बताया था कि ये प्रतिबल किस पर निर्भर करेगा। तो प्रतिबल क्यों उत्पन्न हो लग रहा है? क्योंकि विकृति आई, तो विकृति पर निर्भर करेगा। विकृति कम होगी, कम खींचेंगे तो कम बल लगेगा विपरीत दिशा में, ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, तो विकृति माना यदि x है और बल यदि F है तो दोनों समानुपाती। लेकिन हम देखें ये सदिश राशि है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो प्रतिबल विकृति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, एक नियतांक आएगा kx, जिसे कौन सा गुणांक कहेंगे? जहाँ k अभी प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। k क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। ये जहाँ प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। ठीक है, और प्रतिबल क्या होता है? बल है जो एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा। तो प्रतिबल भी क्या होता है? प्रतिबल क्या होता है? बल तो है ही, लेकिन किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल है। ठीक है, और विकृति क्या होती है? आकार में परिवर्तन। तो आकार में परिवर्तन कैसे होगा? तो विकृति की डेफिनेशन देख लें। अब आकार की जगह लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तीनों हो सकते हैं, या एक और होती है अपरूपण। तो विकृति क्या है? आयतन, आकार में परिवर्तन, यानी कि विमा में परिवर्तन लिख दें। विमा में परिवर्तन अपन प्रारंभिक विमा पहले कितनी थी। तो अब चाहे वो लंबाई में परिवर्तन होगा तो अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी, आयतन में परिवर्तन होगा तो आयतन विकृति होगी, और आकार में ही परिवर्तन हो जाए लेकिन आयतन एक समान रहे तो उसे अपरूपण विकृति कहते हैं। इसके द्वारा हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। के मान भी कई होते के यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।